हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर 2021 बैच। जैसा कि अभी हाल ही में परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, तो कई लोगों की प्रारंभिक परीक्षा वो उत्तीर्ण कर गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो पाया है। उनको उम्मीद थी कि इस बार उनका प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगा, लेकिन वो प्रीलिम्स फेल कर गए। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है या हम उस बाउंड्री पर होते हैं कि हमें लगता है कि हमारे जब प्रीलिम्स हो जाएगा हम मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं होता। बहुत उस सिचुएशन को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से तैयारी में रहा था और बहुत सारी असफलताओं को मैंने देखा है। तो एक सलाह सिर्फ मैं आपको ये दूंगा कि ठीक है, आप आज असफल हैं, लेकिन प्रयास करिए कि कल आप सफल हों। उसके लिए बस यही होगा कि इस चीज़ से आप बाहर आइए, जितना जल्दी हो सके इससे आप उभरिए इस परिणाम से, और अपने अगले अटैम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी में स्टार्ट कर दीजिए। खुद को इवेलुएट करिए, एक पेपर पर देखिए, लिखिए कहाँ पर क्या कमी रही, किस वजह से आप प्रीलिम्स फेल कर गए, क्या वजह रही कि बगल वाले का प्रीलिम्स हो गया और आप फेल कर गए। कई बार ऐसा भी मेरे पर मैसेज आते हैं कि सर, मैं उससे अधिक पढ़ता था, मेरी तैयारी उससे अच्छी थी, लेकिन मैं फेल कर गया। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा सापेक्षिक रूप से मत देखिए कि उसकी तैयारी कम थी, उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रीलिम्स हो गया। तो कई बार ये चीज़ें होती है, तैयारी में ही आपको ये सब चीज़ें अनुभव होती है। कई बार आपको लगेगा वो इतना डिज़र्विंग नहीं था, लेकिन वो तो ये बन गया। आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंपेयर मत करिए। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी को सिर्फ इम्प्रूव करिए, सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट करिए। दूसरों को आप देखेंगे तो हमेशा मन में कहीं ना कहीं आपके अंदर वो निगेटिव थॉट आएंगे और उससे आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अपने को इम्प्रूव करना है तो खुद में कमियों को देखिए, खुद की जो कमियां हैं उन पर काम करिए। इस बार फेल हुए, प्रयास करिए कि नेक्स्ट टाइम आप फेल ना हो और फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते, हो सकता है मेंस में आप बाहर हो जाते। आपको एक मौका मिला है कि आप फिर से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, जहाँ से आपको कमी लग रही है वहाँ से आप शुरू करिए। और सबसे पहले बधाई उनको कि जिनका प्रीलिम्स हो गया है। उनके लिए ही ये वीडियो है कि जो पेपर लिखने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के लिए, उनके बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है कि सामान्य हिंदी का पेपर कैसे किया जाए, जनरल हिंदी के लिए मैंने क्या पढ़ा था। देखिए, और ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि मैं देख रहा हूँ कि लोग 90-95 स्कोर करने के बाद कहते हैं नहीं नहीं, मेरा तो सामान्य हिंदी में अच्छा स्कोर हुआ है। वो खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, उनको लगता है कि ये सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन 90-95 नहीं, इवन 100 मार्क्स भी सामान्य हिंदी में बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप सामान्य हिंदी बैकग्राउंड के हैं या हिंदी मीडियम से आप लिख रहे हैं। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले अगर 98-100 स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक है, लेकिन वो भी प्रयास करेंगे तो 110 उनके भी आ सकते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो इसमें कम से कम, अगर आपके 90 स्कोर हो रहा है, मान के चलिए आप 20 नंबर अभी पीछे हैं। आप, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका 20 नंबर इसमें सीधे इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें करना क्या है, मैं कैसे किया था, जैसे जिस PCS 2021 में मुझे 112 अंक मिले हुए थे सामान्य हिंदी में, इसके पहले भी मुझे 108, 106 ऐसे ही अंक मिलते रहे, क्योंकि मैं ये बात समझ गया था कि ये थोड़ी सी मेहनत करने पर इसमें अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, अपनी रणनीति बताऊंगा, मैंने कैसे किया था, और मैंने लगातार मुझे इसमें अच्छे अंक मिलते रहे। 112 अंक तक मेरा हाईएस्ट जो मैंने इसमें स्कोर किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था और उससे ये अंक बढ़ेंगे। और जो हर बार 90-95 पर रुक रहे हैं, हो सकता है उनका भी इस बार 15 से 20 अंक उसमें बढ़ने की संभावना रहेगी। और जब हम कंपटीशन इतना टफ है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, तो यहाँ 2-2 अंक और 1-1 अंक के बहुत मायने हैं। तो इस तरीके से अगर आपके 15 अंक यहाँ बढ़ जाते हैं तो मान के चलिए आपके परिणाम में कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव बदलाव दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुक सोर्स की। सामान्य हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। देखिए, सामान्य हिंदी के लिए मार्केट में बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत कोचिंग के मटेरियल हैं, लेकिन मैं उन सब के पीछे कभी नहीं भागा। सबसे पहली चीज़ है, आप PN पांडे की एक बुक आती है, ऑथेंटिक बुक है, नालंदा पब्लिकेशन की है, उसको आप ले लें। वो बुक तो मैं कहूँगा बिना सोचे खरीद लें। अगर आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं या कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नालंदा पब्लिकेशन की जो PN पांडे की बुक है उसको आप खरीद लीजिए। वो कई बार इवन आयोग ने भी कई बार इसी बुक से एज अ पेपर को सेट किया हुआ है। दूसरी बुक मैं सुशील कुमार की मैं पढ़ता था। उस सुशील कुमार और PN पांडे को मिला करके मैंने सबसे ज़्यादा अधिक बार पढ़ा हुआ है। 3 बुक आप खरीद लीजिए, सुशील कुमार, हरदेव बहारी, PN पांडे। देखिए, बुक्स अगर आपके पास रहेंगी तो आपके पास बहुत सारा भटकाव भी कम हो जाता है, और ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों बुक पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहली प्रायोरिटाइज़ आपकी रहेगी PN पांडे को पढ़ने की। दूसरे नंबर पे आप देख लेंगे सुशील कुमार के पढ़ने की। हरदेव बहारी एक रेफरेंस बुक की तरह अपने पास रखिए। कई बार कुछ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इन दोनों बुक से नहीं मिलेगा, लेकिन हरदेव बहारी में आपको दिख जाएगा। सामान्य हिंदी है तो ईजी है, लेकिन उसका
किताब को जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको कई बार बोरियत से महसूस होने लगेगी। विलोम आप पढ़ेंगे तो बोर होने लगेंगे। लेकिन उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी मैं आपको बुक सोर्स बता रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ी थी। पीएन पांडे, हरदेव बारी और सुशील कुमार, ये 3 बुक मेरे पास थी। और एक आरओ की आती है घटना चक्र की, जो सॉल्ट पेपर होती है, पिछले विगत कई वर्षों के सॉल्ट पेपर होते हैं, वो मैंने ग्रामर सेक्शन के लिए लिया हुआ था। उसमें अशुद्धि, विलोम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जो प्रश्न थे व्याकरण के, वो 30 अंक वहाँ से मुझे मिल जाते थे। और वो एक बहुत वृहद सोर्स होता था। उसमें पीसीएस मेंस के भी क्वेश्चन होते थे, उसमें आरओ के क्वेश्चन भी मिल जाते थे। तो इससे मेरा सेक्शन बहुत बढ़ जाता था। चौथी चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व पेपर आप ले लीजिए, कोई भी जो पीसीएस का सॉल्व पेपर दे रहा हो, यूथ कंपटीशन का मिल जाए या मार्केट में कोई भी एक बुक मिल जाए जो आपको पिछले जितने भी हिंदी पेपर हुआ है वो उसमें दिया हो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन का हो, यूथ का हो, किसी का भी आप ले सकते हैं। और 5वां जो सोर्स है वो आपके लिए रहेगा, ये मैंने नहीं यूज़ किया था क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स थे। ये सोर्स आप टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसको अपलोड कर रखा है, सामान्य हिंदी के नोट्स, उसमें मैंने सारी चीज़ों को अपलोड किया हुआ है। ये मेरे बुक सोर्स हैं, इसी को आप लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए सामान्य हिंदी के लिए। सामान्य हिंदी को आप 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए। 2 सेगमेंट में एक सेगमेंट तो होगा जो केवल लेटर का होगा, मुहावरों का होगा, और 40 अंक के व्याकरण यानी 90 अंक का एक सेगमेंट होगा। दूसरे सेगमेंट में 60 अंक के होते हैं, जो 30-30 अंक का 2 आता है, जिसमें गद्य से संबंधित होते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या होती है, गद्यांश होता है, सारांश होता है, शीर्षक होता है। तो ये उसमें दे रखा है। ये 2 सेगमेंट आपको डिवाइड कर लेने हैं। अब जो सबसे पहला मैं आता हूँ मुहावरों पर, जो 90 अंक का सेगमेंट, आपको अपना 90% ध्यान आपको उस पर ही अभी फोकस करना, अपना 90% ताकत उस पर लगा दीजिए। किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मुहावरा है, मैं ये भी बता दूँ कि मैंने आरटीआई लगा करके अपनी कॉपी भी देखा हुआ था, तो मुझे पता था कि किस तरीके की मार्किंग हो रही है, किस पर अंक मिलते हैं, किस पर अंक नहीं मिलते हैं। मुहावरे पर आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने उसको पूरा अपलोड किया अपनी नोट्स को। उसमें मैंने 1988 से लेकर 2020 तक के जो मुहावरे आए हुए हैं, 1988 से 2020 तक के सारे मुहावरों को मैंने एक जगह पर लिख रखा है उसके अर्थ के साथ। और वो अर्थ ऐसा है कि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद जो सबसे ऑथेंटिक अर्थ होते थे उसके, मेन बुक से, गाइड बुक से नहीं, मेन बुक से, उसको मैंने उसमें लिख रखा है। तो ये आपकी मेहनत एकदम से कम हो जाएगी। आपको उस मुहावरे को बहुत लाइटली नहीं लेना है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम मुहावरों को बहुत लाइटली लेते थे। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे हमें लगता है कि हम सब कुछ सुना, अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने भाई बहन से पूछेंगे तो उनको भी पता होगा। लेकिन आयोग में अगर मुहावरे लगाए गए तो उसका कुछ अलग महत्व होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा अर्थ आपको भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ उसका क्या होगा वो उस किताब में ही लिखा है। वो आपको रटना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसको आप चाहे जैसे करिए। उन 20-22 साल के पेपर को आप बार बार गो थ्रू हो जाइए। वो 350-400 लगभग मुहावरे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से कलेक्शन है पूरा। अब जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा का जो एग्जैक्ट अर्थ है वो है अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको जो भी मन में अर्थ आया, जो भी आपको सेंस से निकल पा रहा है, और हम सेंस से ही मुहावरे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको सेंस नहीं लगाना है, पता होने के बाद भी हमें एग्जैक्ट अर्थ पता होना चाहिए। तो आपको एग्जैक्ट वहाँ पर एग्जाम में लिखना होगा, अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। ये तो आपने लिखा अर्थ। इस अर्थ लिखने पर आपको 1 अंक मिलेंगे। 1 अंक मिलेगा इसलिए क्योंकि आपने अर्थ सही लिखा है, और 2 अंक मिलेंगे आपको उसके प्रयोग पर। जैसा कि मैंने आरटीआई लगाया था, मैंने कॉपी में देखा था कि किस तरीके से उन्होंने मार्किंग की हुई थी। अब जो उसमें प्रयोग होगा, वो प्रयोग आपको करना कैसे। प्रयोग देखिए, कई लोग बहुत हल्का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हम हाई स्कूल और 12th के बच्चे करते हैं। हमको वैसा नहीं करना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जीएस के बारे में पढ़ा होगा आपने, ऑप्शनल को जब थे ऑप्शनल तो उसको पढ़ा होगा, यूपी के बारे में पढ़ा होगा, कुछ आपने देश के बारे में, न्याय के बारे में, संविधान के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, उन पर आधारित चीज़ों को अगर आप रख करके उसका प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, तो उसका मान के चलिए कि उसका आपको फ़ायदा मिलता है, वेटेज मिलता है। और इसमें आप 30 में से 24 से 25 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं मुहावरे वाले खंड में। तो मुहावरों को सिर्फ आपको ये करना है कि पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुहावरे पूछे गए हैं उनको रट लेना है, उनके अर्थ को रट लेना है, और प्रयोग के लिए अपने रफ कॉपी में एफर्ट आपको डालना है किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। डेली आप 5 मुहावरे 6 मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं, डेली 2 मुहावरे कर सकते हैं, 5 मुहावरे कर सकते हैं, सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। रफ कॉपी में उसको लिख करके बनाने का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 10 में से 8 मुहावरे या 7 मुहावरे तय हैं कि आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
जो रेस्ट मुहावरे उसके लिए आप निर्भर रह सकते हैं 2 किताब पर, पीएन पांडे और हरदेव बहारी। पीएन पांडे मेन सोर्स रहा है मेरा क्या नाम मुहावरों पढ़ने के लिए और लोकोक्ति पढ़ने के लिए। पीएन पांडे को आप बार बार देखिए, उसमें लोकोक्ति मुहावरे देखिए। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जो मेरी नोट्स में दे रखे हैं मुहावरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उसको उसमें हाईलाइट कर सकते हैं पीएन पांडे वाली बुक में, और ऑलमोस्ट आपको वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो नहीं मिले, जब नहीं मिले तो आप हरदेव बहारी में देख लीजिए। सुशील कुमार से मैंने व्याकरण के सिर्फ 2-3 खंडों को अच्छे से किया था, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आता है वो आप कर सकते हैं, विलोम को आप कर सकते हैं, तो वो सेगमेंट वहाँ से किया था। अब आते हैं जैसे विलोम का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। इनमें करना क्या, आपको कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आपको रट लेना है। पिछले 20-22 सालों में जितने विलोम आए हुए हैं, जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हुए हैं, जो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखा जाता है, उनको आप उन्हीं किताबों से, पीएन पांडे से, सुशील कुमार से, इनको बहुत अच्छे से रट लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए। जितने क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। जो पेपर आपको मिल रहे हैं, जो कुछ नए पेपर अगर किसी यूपी में कंडक्ट हुए हैं, तो वो पेपर को लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए। व्याकरण सेगमेंट को जितना अच्छे से आप मजबूत करेंगे वही आपको अंक दिलाएगा, क्योंकि 40 अंक कम नहीं होते हैं। एक बात और इसमें कहना है कि जैसे एक उसमें आता है अशुद्धि सही करने वाला, करेक्शन करने वाला आता है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। जैसे कि मैंने देखा कि उसमें अगर अंक लिखा और आपने अक लिख के चले आए, या गोधुली में आपने छोटी ऊ की मात्रा लगा दी, लगना था बड़ी ऊ की मात्रा, तो भी आपको अंक नहीं मिलने वाले, वो 1 अंक में आपको कर देंगे, शून्य कर देंगे। जैसे कि मैंने अंक की जगह गलती से अक लिख दिया, तो वो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा उसको। गोधुली में मात्रात्मक एक गलती भी होगी तो वो नंबर नहीं मिलने वाले। हिंदी में ये चीज़ है कि मात्रात्मक गलतियां अक्षम्य हैं, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे अगर आप मात्रात्मक एरर कर रहे हैं। अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप उसको सुधार लीजिए। तो ये 40 नंबर का ये हो गया। दूसरा सेगमेंट आता है मुहावरा, मैंने 30 नंबर का बता दिया, 40 नंबर का मैंने व्याकरण बता दिया। दूसरा सेगमेंट आता है लेटर। मैंने लेटर को नोट्स आप में डाल दिया है, नोट्स अपने डाले हुए हैं, उसी को आप प्रिंट कर लीजिए, निकाल लीजिए और उसी को प्रयास करिए। जितनी बार हो सकता है उसको आप लिखिए। कई बार वो टॉपिक बदल देते हैं, जैसे शासकीय पत्र में कई बार बदल देंगे कि कोरोना महामारी संबंधित लिख देंगे, या फसल बीमा से संबंधित लिख देंगे कि पत्र बनाइए। उसमें सिर्फ थोड़ा फॉर्मेट सेम रहता है, सिर्फ उसमें कंटेंट बदलता है। वो कंटेंट को आप पिछले पेपर देखिए, 4-6 शासकीय पत्र आए हुए हैं, उसको लिख करके प्रयास कर लीजिए। फॉर्मेट एरर बहुत होता है, हम 1 बार 2 बार पत्र देख लेते हैं, हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम बना लेंगे। आप बना तो लेंगे, लेकिन वही है कि आप 20 में से 10 अंक पाएंगे। आपको एज़ इट इज़ बनाना है। मैं ये कहूँगा कि जो आपकी नज़रों में छप जाएगा पत्र, वही जा करके एज़ इट इज़ आपको छापना है। उसमें एक पत्रांक दिनांक तक की भी गलती नहीं होनी है। कई बार वहाँ पर पेपर में कॉपी बहुत कम जगह होती है, छोटी जगह होती है, लेकिन आपको उसी में किसी तरीके से पहले आप जगह देख लेना है कि पत्र बनाने के लिए क्या पूरी जगह है, तो उसी हिसाब से आप पत्र पूरा बनाइएगा। ये जो 90 मार्क्स है, ये 90 मार्क्स अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, तो अगर आपको इसमें 70-75 अंक मिलते हैं तो 100+100% स्कोर कर लेंगे। 90 मार्क्स पर ही आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि बचे हुए 60 अंक पर। अब 60 अंक वाला करना कैसे है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें 30-30 अंक के 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले अंक में आपको ऐसे रहता है कि गद्यांश, गद्य दिया होता है, उसका सारांश लिखना होता है, या गद्य का अर्थ लिखना होता है, या उसमें जो उसके शीर्षक को लिखना होता है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। ये चीज़ें आपको, पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि गद्यांश में जो आपसे अपेक्षा की जा रही है, सारांश करिए या उस गद्यांश को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, तो पहले उसको देखिए कि उसमें अंतर क्या होता है। पीएन पांडे के सबसे लास्ट वाले पेज में जाएंगे तो उसमें गद्यांश, सारांश की व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसमें एक्चुअल में डिमांड क्या होती है, आपसे अपेक्षा क्या होती है, उनको आप पहले समझ लीजिए। मैंने अपने नोट्स में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा होगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, वो मैं अपने समझने के लिए बनाया था। पीएन पांडे में उन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। पहले आप उनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या है कि पिछले 5-6 सालों को पेपर को टारगेट रख लीजिए। जैसे कि आप 2015 से पेपर को उठाइए और उसमें देखिए, गद्यांश का एक पेपर खोलिए, उसमें कह रखा होगा कि इसका सारांश करिए या उसका भावार्थ लिखिए। तो आप भावार्थ लिखने का प्रयास करिए, उससे आपको समझ में आएगी चीज़ें कि किस तरीके से करना है। भावार्थ लिखने के बाद ये चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें हमें कई बार समझ में नहीं आती कि इसमें भावार्थ लिखना है कि सारांश लिखना है। आप वहाँ से क्लियर करिए खुद को, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि करना कैसे है। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही करिए, इसमें और कुछ मैं नहीं कहूँगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसके भावार्थ को अच्छे से लिखिए, सारांश को लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में डिमांड क्या होती है ये बुक में दे रखी होगी, आप वहाँ से देख लीजिए, आपको उसमें भी समझ में आने लगेगा।
इतना ही था इसमें, और बहुत कुछ सामान्य हिंदी में बताने लायक है नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि सारांश और भावार्थ को आप रफ कॉपी में पीछे लिख करके फिर फेयर करने की आदत डालिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो आपके पास समय बहुत होता है, 3 घंटा एक बहुत लंबा समय होता है, हमारे पास समय बचा रहता है। तो आप एक चीज़ ये करिए कि सारांश को आप पीछे लिख लीजिए, और भावार्थ की चीज़ें जो हैं आप उसको इस तरीके से अगर आप सारांश को पीछे लिख ले रहे हैं, भावार्थ को अगर आप पीछे लिख ले रहे हैं और फिर उसको फेयर कर रहे हैं, तो गलती होने की चांसेस बहुत कम होंगे। समय को बहुत यूटिलाइज़ अच्छे से करना है। कई बार क्या होता है कि मैं देखा था कई अभ्यर्थी ऐसे होते थे एग्ज़ाम के समय वो 2 घंटे में पेपर करके वो 30 मार्कान समझते थे। हमें 30 मार्का नहीं बनना, उसमें 3 घंटे है आपको यूटिलाइज़ करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक एक नंबर की वैल्यू है। आप 2 घंटे 2.5 घंटे पेपर करके बैठ जाएंगे, सिर्फ फिर इधर उधर देखेंगे। आप वैसी गलती मत करिएगा। आप कभी बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जो पेपर को 2.5 घंटे में कर वो बैठ के इधर उधर देखेंगे। आप अपना समय इन क्वेश्चन को स्ट्रेटजी ये रख सकते हैं कि इन 2 क्वेश्चन को जो 30-30 अंक के हैं उसको आप लास्ट में करिए सबसे। भावार्थ और सारांश को जो लिखना होता है उसमें आप समय दीजिए, खुद को समय देंगे, समझेंगे कहाँ चीज़ें कितने अच्छे से आप लिख सकते हैं। 1 घंटे पूरे रख लीजिए। इतना समय आपके पास होगा कि आप सोच सोच कर भी लिखेंगे, जितने अच्छे से सजा कर लिख पाएंगे उतने अच्छे से आप लिखने का प्रयास करिए। मैं अपनी कॉपी में पीछे पहले पूरा सारांश लिख लेता था, उसके बाद पूरा भावार्थ लिख लेता था। फिर जब मैं कंफर्म हो जाता था कि अब यही मेरा फाइनल स्ट्रक्चर है, तब जा करके मैं फेयर कॉपी में या फेयर आंसर में जो जगह होती थी निर्धारित, मैं वहाँ करता था, और पीछे उस पेपर को उस रफ को काट दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें करिए, आपको सामान्य हिंदी में अच्छे अंक मिलेंगे। और मैंने जो रणनीति बताई, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर सामान्य हिंदी से संबंधित और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो बना करके एड्रेस करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।